कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 42 है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स का। तो एक बार टीसीपी और यूडीपी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, टीसीपी का हेडर डायनामिक होता है 20 से 60 बाइट्स का, और यूडीपी में हमारा फिक्स्ड हेडर होता है 8 बाइट का। ये हम देख चुके हैं। एंड टू एंड फ्लो होता है हमारा टीसीपी में, और कोई फ्लो कंट्रोल नहीं होता यूडीपी में। कैसे एंड टू एंड कैसे फ्लो होता है? क्योंकि एक सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है और एक्नॉलेजमेंट मिलती रहती है, और साथ में आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट, इन ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, सेगमेंट आउट ऑफ ऑर्डर जा सकते हैं, मगर एक्नॉलेजमेंट जो आएगी वो इन ऑर्डर आएगी। और वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर। ठीक है, इसमें क्या है, नो फ्लो कंट्रोल। क्यों? क्योंकि वन डेटाग्राम रीचेज रिसीवर ट्रांसमिशन लेयर, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर एक डेटाग्राम पहुंच जाता है तो उसको सीधा एप्लीकेशन लेयर पे फॉरवर्ड कर देंगे। वो किसी और का वेट नहीं करेगा कि सारी सीक्वेंस मिलके एक बने, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एवरी डेटाग्राम ट्रैवल इंडिपेंडेंटली। अब देखो, हर डेटाग्राम इंडिपेंडेंट ट्रैवल करता है, तो ये कनेक्शन लेस है। तो यहाँ पे वर्चुअली कनेक्टेड है तो सीक्वेंस नंबर के थ्रू। फिर टीसीपी में एरर कंट्रोल का सिस्टम भी होता है, चेकसम मैंडेटरी होता है। यहाँ नो एरर कंट्रोल, चेकसम ऑप्शनल है। तो ये रिलायबल है, टीसीपी रिलायबल है और यूडीपी अनरिलायबल है। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है डज नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग। ऐसा मान के चलो कि सेम सीक्वेंस नंबर बहुत सारी डेस्टिनेशन पे नहीं जा सकते। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया कि तुम्हारा ओटीपी 5-5 फ़ोन पे आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ नॉट, ये तो एक सिक्योरिटी इशू हो जाएगा, क्योंकि सेम अगर तुम्हारा सीक्वेंस नंबर इधर उधर जा रहा है तो दैट इज़ ब्रॉडकास्टिंग है ना। यहाँ पे तो सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो सपोर्ट ब्रॉडकास्टिंग, कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है। ठीक है, फिर याद होगा तुम्हें कि हम आईसीएमपी भेजते थे। आईसीएमपी प्रोटोकॉल में क्या होता था, कोई भी पैकेट ड्रॉप होता था सीधा सेंडर के पास जाता था कि भाई ये वाला ड्रॉप हो गया है। मगर आईसीएमपी अगर लॉस्ट हो जाए तब क्या करते थे? तो टीसीपी एक्नॉलेजमेंट जो आती है, एक्नॉलेजमेंट आती है ना, इन ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट। तो ये ग्लोबल सॉल्यूशन है कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता आईसीएमपी का। ठीक है, वो नलीफाई कर देगा आईसीएमपी लॉस को। कहने का मतलब है, मान लो एक पैकेट लॉस हुआ और आईसीएमपी नहीं पहुंच पाया सेंटर तक, सेंटर को पता ही नहीं चला, तो जो भी एक्नॉलेजमेंट पहुंचेगा ना, उससे क्लियर हो जाएगा कि मान लो वही एक्नॉलेजमेंट जो जो हमने भेजा सेगमेंट, ठीक है, वही आ गया वापस, जो जैसे हमने डिस्कस कर रखा है। तो आईसीएमपी लॉस को वो नलीफाई कर देगा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट 20 बार बार आ रहा है, इसका मतलब वो लॉस्ट है, तो आफ्टर सम टाइम वो खुद भेज देगा। बट नॉट हैपन इन केस ऑफ यूडीपी में, ऐसा नहीं होता। यूडीपी डेटाग्राम जो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं। एग्जाम्पल हो गया एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी हमारे टीसीपी प्रोटोकॉल हो गए, और टीएफटीपी और डीएनएस जो है हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल हो गए। फिर एक टाइमर आता है, आरटीओ टाइमर। ये होता है रीट्रांसमिशन आफ्टर टाइम आउट टाइमर। ठीक है, रीट्रांसमिशन आफ्टर टाइम आउट टाइमर। तो मान लेते हैं, जब मैं आई आर टी टी बोलूँगा तो इनिशियल आर टी टी, एन आर टी टी मतलब न्यू आर टी टी, ई आर टी टी यानी एस्टिमेटेड आर टी टी। तो ये सेंडर टीसीपी है, रिसीवर एंड है। इनिशियली हम एज्यूम करके चलेंगे, इनिशियली मान लेते हैं कि इतना टाइम लगने वाला है। तो इनिशियल आर टी टी हमारा 30 सेकंड हो गया, और उसका दुगना होता है आर टी ओ। ठीक है, रीट्रांसमिशन आफ्टर टाइम आउट टाइमर 60 सेकंड का। तो हमारा सेगमेंट गया और एक्नॉलेजमेंट मिली। अब तुम्हें याद होगा कि हमारी एक ऑप्शन फील्ड में टाइम स्टैम्प होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बताया हुआ है ना। तो मान लेते हैं कि हमारा जो न्यू आर टी टी आया, दैट इज एक्चुअल आर टी टी, 40 सेकंड का आया। तो होता क्या है कि इनिशियल हमने मान के चलो 30 सेकंड, न्यू आया 40 सेकंड। तो एस्टिमेटेड आर टी टी की निकालने का फॉर्मूला है एल्फा इंटू आई आर टी टी प्लस 1 माइनस एल्फा इंटू एन आर टी टी। अल्फा हमें क्वेश्चन में दे रखा हो। ठीक है, तो 0.9 अगर है अल्फा, तो 0.9 इंटू 30 प्लस 0.1 इंटू 40। ठीक है, तो हमारा 31 सेकंड आ गया। तो ये हमारा एस्टिमेटेड आर टी टी जो आ गया ना, यही हमारा नेक्स्ट इनिशियल आर टी टी हो जाएगा। कि तुमने सोचा था कि तुम्हें मान लो एग्जाम देने जाना है, एग्जाम सेंटर, गेट का सेंटर पड़ा, तुम्हें मान के चलो कि आधा घंटे में पहुंचाऊंगा, मगर 40 मिनट में पहुंचे, है ना। ये कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट टाइम तुम मान के चलोगे कि 31 लगने वाले हैं। फिर सेकंड भेजे, एक्नॉलेजमेंट मिली। इस बार जो न्यू आर टी टी आया वो 50 आया। ये चेंज कैसे हो रहा है अगर ये डिस्टेंस दोनों का सेम है तो? क्योंकि ट्रैफिक डिपेंड करता है ट्रैफिक पे। ठीक है, तो इससे कैलकुलेट होगा अगेन कि नेक्स्ट देखो, एस्टिमेटेड आर टी टी हमारा इनिशियल आर टी टी हो जाएगा नेक्स्ट के लिए। तो न्यू है अगर 50 है, तो हमारा अगला एस्टिमेटेड आर टी टी आने वाला है 32.9। तो यही हमने करा, उसका दुगना होने वाला है रीट्रांसमिट आफ्टर टाइम आउट टाइमर। ठीक है, तो फॉर बैक टू, अच्छा ऐसा हो सकता है कि हम बैक टू बैक सेगमेंट भी भेजते हैं, होता है ना ऐसा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट इन ऑर्डर आती है, मगर हम सेगमेंट बैक टू बैक भेज सकते हैं। तो उस केस में हमारा आर जो है वो सेम सेम वैल्यू होगा, वैल्यू विल केप्ट सेम। ठीक है, और अगर अल्फा की वैल्यू जैसे यहाँ 0.9 ली, अगर 0.5 हो जाती है, हाफ हो जाती, तो ऑब्वियस बात है, फॉर्मूला डाल के देखोगे तो हमारा एस्टिमेटेड जो आने वाला है वो एवरेज आने वाला है इनिशियल और न्यू आर टी टी का। ठीक है, स्टेट ऑफ ट्रांजिशंस देखते हैं अब। तो हमारा सेंटर साइड है, रिसीवर साइड है। तो इनिशियली क्या होता है, जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा होता है, ये हमें कनेक्शन स्टैब्लिश, फिर डेटा ट्रांसफर, कनेक्शन रिलीज, ये हमने पार्ट 39 में देखा हुआ है। तो एक बार जाके रिवाइज कर लेना अगर नहीं आते तो जब सिंक सेगमेंट भेजते हैं, तो सिंक सेंड स्टेट में होता है हमारा सेंडर। ठीक है, और ये होता है लिसन स्टेट में। ये पहुंचता है यहाँ पे, और रिटर्न में सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो ये होता है सिंक रिसीव स्टेट में। एक बार रिसीव हो गया तो अब ये सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, और फिर आ जाता है एस्टैब्लिश स्टेट में। देखो, सिंक भेजा गया था 4000, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आ गई 4001 पे। तो यानी ये स्टैब्लिश हो गया एक साइड से। अब दूसरी साइड से स्टैब्लिश होने के लिए यहाँ पे इन्होंने खुद भी सिंक भेजा रिसीवर एंड ने 8000 का। तो जैसे ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा 8001 का, दैट इज स्टैब्लिश स्टेट, बोथ साइड से कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। और फिर उसके बाद तो तुम्हें पता ही है कि फुल डुप्लेक्स होता है, तो दोनों साइड से डेटा भेजा जा सकता है। क्लाइंट विल मूव फ्रॉम सिंक सेंट टू स्टैब्लिश स्टेट व्हेन इट रिसीव सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट। तो सिंक सेंट से लेके स्टैब्लिश स्टेट पहुंचने के लिए क्या करना है, जब उसको सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है,
ठीक है, ऐसा आ सकता है, ऑप्शंस में दे रखा होगा कौन सी स्टेट में जाता है। सर्वर विल मूव फ्रॉम लिसन टू सिंक रिसीव स्टेट। ठीक है, अभी लिसन स्टेट पे सिंक रिसीव पे कब पहुंचेगा, जब वो रिसीव करेगा सिंक सेगमेंट को। और सर्वर मूव करेगा सिंक रिसीव से एस्टैब्लिश में, सिंक रिसीव से एस्टैब्लिश में कब, जब वो रिसीव करेगा एक्नॉलेजमेंट को फ्रॉम सेंडर। ठीक है, और जब कनेक्शन रिलीज की बात आती है तो याद होगा हमने डिस्कस करा था पार्ट 39 में कि ये फिन वेट स्टेट, ये चीज़ नहीं डिस्कस की थी, बस ये पता था हमें कि फिनिश ये जो सेगमेंट जाता है तो आते वक्त जब आता है तो एक्नॉलेजमेंट प्लस फिन आता है। वह मान लो कि नहीं आया, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आई जब फिन ने भेजा, तो फिन वेट 1 स्टेट पे है। ठीक है, यानी कनेक्शन के फिनिश करना चाहता है तो इसने फिन सेगमेंट भेजा, अभी क्लोज वेट स्टेट पे है। ठीक है, इसने बोला मैं समझता हूँ तुम्हें कनेक्शन हमारा बंद खत्म करना है, मगर मेरे पास कुछ और भी डेटा है ना, तो मेरे को डेटा भेजना है, इसलिए मैं फिन नहीं भेज रहा हूँ, मैं एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ। अगर डेटा नहीं होता तो ये फिन साथ में ही भेजता, पिगी बैकिंग करके। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट भेजा तो ये समझ गया कि फिन का वेट कर रहा हूँ अभी मैं इसकी साइड से, रिसीवर की साइड से सेंडर स्टिल फिन का वेट कर रहा है। तो अभी ये डेटा भेजना रह रहा था थोड़ा बहुत, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट पे आता है, तब ये फिन सेगमेंट भेजता है ना। फिन सेगमेंट मिल गया यानी अब फिन का वेट खत्म हुआ। ठीक है, फिन का वेट खत्म हुआ तो टाइम वेट स्टेट पे आ गया, और यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भेजता है। लास्ट एक्नॉलेजमेंट स्टेट यानी इसको एक्नॉलेजमेंट बस दे दो भाई कि चलो दोनों साइड से मैटर रिजॉल्व हो गया, हमारा रिश्ता खत्म। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट भेजे जा रहे हैं। अब मान लो कि ऐसा हुआ कि उसका एक्नॉलेजमेंट पहुंचा ही नहीं, लॉस्ट हो गया, तो ये तो बड़ी दुविधा की बात होगी क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा था रिसीवर साइड। तो अगर नहीं पहुंचा ना, तो ये क्या करेगा, वेट करेगा कुछ समय के लिए और दोबारा से फिन भेज देगा सेकेंड टाइम। और जैसे इसको ये फिन मिलेगा समझ जाएगा कि अच्छा एक्नॉलेजमेंट पहुंचा नहीं होगा, और ये क्लोज स्टेट में चला जाएगा, ये भी क्लोज स्टेट में चला जाएगा। मतलब सेंडर को पता होने वाला है कि एक्नॉलेजमेंट पहुंचा है नहीं। अगर पहुंच जाएगा एक्नॉलेजमेंट तब तो ठीक है, एक्नॉलेजमेंट पहुंचा तो दोबारा फिर नहीं भेजेगा, आफ्टर सम टाइम क्लोज स्टेट में खुद चला जाएगा। समझ में आती है बात। अब टाइम टाइम वेट स्टेट पे अगर जाता है हमारा सेंडर, तो वो कितना कितना वेट करेगा, 2 × MSL यानी मैक्सिमम सेगमेंट लाइफ टाइम, तो इतना वेट करने वाला है। अगर फिन आता है तो फिन ले लेगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा, वरना टाइम वेट स्टेट पे है तो आफ्टर सम टाइम क्लोज होने ही वाला है। तो एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी, अगर फिन आता है दोबारा से तो इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया था, दोबारा इसलिए भेजा उसने। और अगर नहीं आता है तो सब वो समझ जाएगा खुद ही, कुछ नहीं आया इसका मतलब पहुंच चुका है सक्सेसफुली। तो ये पॉइंट्स देख लेते हैं। वेन एवर क्लाइंट ट्रांसमिट फिन सेगमेंट, क्लाइंट ने भेजा, देन क्लाइंट विल मूव टू स्टेट फिन वेट 1 स्टेट। ठीक है, फिन वेट 1 पे चला जाएगा। सर्वर विल मूव फ्रॉम स्टैब्लिश टू क्लोज वेट स्टेट व्हेन सर्वर हैव सेंड ओनली द एक्नॉलेजमेंट फॉर रिक्वेस्ट फिन। तो अगर सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजी है, ठीक है, तो फिर वो किस में चला जाएगा, क्लोज वेट स्टेट में। अगर फिन भी भेजता तब नहीं जाता। और क्लाइंट विल मूव फ्रॉम फिन वेट 1 टू फिन वेट 2 स्टेट व्हेन गेट्स ओनली एक्नॉलेजमेंट। अब जैसे एक्नॉलेजमेंट मिली, इसने बोला अरे फिन तो आया नहीं साथ में, तो मैं फिन वेट 2 स्टेट में चला जाता हूँ। ठीक है, अगर क्लाइंट विल मूव फ्रॉम फिन वेट 1 स्टेट टू टाइम वेट स्टेट। अगर देखो फिन वेट 1 से सीधा टाइम वेट स्टेट में पहुंच गया, अगर उसको फिन प्लस एक्नॉलेजमेंट दोनों मिलते हैं फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, तो उसको दोबारा फिन वेट 2 करने की जरूरत नहीं है, उसको पहली बार में मिल गया तो डायरेक्टली टाइम वेट स्टेट में चला जाएगा। क्लियर। सो एक और टॉपिक देखते हैं, सिली विंडो सिंड्रोम। सिली विंडो सिंड्रोम में क्या होता है कि ये टीसीपी की सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है तब होता है, और क्या करता है, डेटा ट्रांसफर को एकदम इनएफिशिएंट कर देता है। क्लियर, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे राउटर्स के थ्रू जा रहा है डेस्टिनेशन तक, ठीक है, तो एप्लीकेशन अगर डेटा स्लोली जनरेट कर रहा है तो टीसीपी का लेस यूटिलाइजेशन होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी का लेस यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, टीसीपी देखो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता है, तो होता क्या है कि जो सेंटर विंडो साइज है अगर वो एक सिली नंबर पे आ जाता है, ठीक है, सेंटर का विंडो साइज जितना विंडो साइज होगा उतना हम प्रॉपरली रिसीवर को भेज पाएंगे ना। तो अगर मान लेते हैं कि टीसीपी का हेडर है उससे भी कम, मान लो एक एक बाइट आ रहा है और वो एक एक बाइट एक्सेप्ट भी कर रहा है रिसीवर एंड पे, है ना, तो दिस इज व्हाट यूटिलाइजेशन को लेस कर देगा और सिली विंडो सिंड्रोम कहलाएगा। तो वेन एवर द एप्लीकेशन आर जनरेटिंग डेटा स्लोली, जब एप्लीकेशन स्लोली डेटा जनरेट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर में इफ दे यूज टीसीपी का यूज़ हो रहा है, तो ये यूडीपी में दिक्कत नहीं होता क्योंकि कनेक्शन लेस होती है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड होती है एज प्रोटोकॉल, देन द यूटिलाइजेशन विल बी लेस, और दिस प्रॉब्लम इज नोन एज सिली विंडो सिंड्रोम। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला, दो लोगों ने रिसर्च पेपर बनाया, ठीक है, एक नैगल ने और क्लार्क ने। तो नैगल भाई साहब ने क्या कहा कि देखो जब एप्लीकेशन लेयर से तुम बफर में भेजते हो, ठीक है, हमारा सेंटर साइड है, रिसीवर साइड है टीसीपी में, जब जनरेटिंग डेटा स्लोली तो बफर में गया, तो सेंटर साइड से एक सेगमेंट पहुंचा एक ही बाइट का, एग्जाम्पल है ना, तो रिसीवर एंड पे आया कि भाई मेरे को चाहिए विंडो साइज 4 बाइट, BS मतलब बफर साइज, WS मतलब रिसीवर विंडो या फिर एडवर्टाइजिंग विंडो साइज। ठीक है, तो बफर साइज में अभी इसके पास 2 का बफर है, 2 बाइट का, तो इसको वेट करना है। ऐसे नहीं 2 है तो भेज दे, शुरू में उसको जो भी है वो भेज देगा, मगर उसके बाद उसको वेट करना है। ठीक है, कब तक वेट करना है, जब तक एक्जैक्टली देखो अभी बफर साइज विंडो साइज रिसीवर विंडो साइज से छोटा है, तो जैसे ही 4 होता है तब वो भेज देगा सेगमेंट 4 बाइट का। क्लियर, ये चीज़ हमारे नेगल भाई ने सजेस्ट की कि वेट करो। इसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट जब भेजेंगे तो देखो जब ये वेट कर रहा था तो ये
रिसीवर विंडो भी बड़ा होता जा रहा था, तो उसने बोला भाई 40 बाइट की जगह है मेरे पास। तो जैसे ही पहुँचे यहाँ तो 4 था, तो उसको वेट करना है जब तक 40 ना हो जाए, और सीधा होगा तो सेगमेंट भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे क्लार्क भाई ने क्या सजेस्ट किया कि डिले कर दो एक्नॉलेजमेंट को, एक्नॉलेजमेंट भी डिले कर दो। जैसे 40 बाइट पहुँचा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट के साथ रिसीवर विंडो साइज़ भी आता है, तो ये वेट करेगा। अब ये जब वेट कर रहा होगा, तो इस समय पे हमारा बफर साइज़ भी बढ़ रहा होगा, और ये तो बढ़ ही रहा है रिसीवर विंडो साइज़, तो 200 बाइट आ गया। ये जैसे भेज जाएगा, अकॉर्डिंगली हमारा सेगमेंट 200 बाइट का पहुँच जाएगा, वो काम सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी बफर बढ़ रहा है। तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा, जो मैंने पॉइंट में भी कवर कर रखा है, कि पहले तो ये डायग्राम क्या है, और ये वेट कर रहे हैं, तो इससे क्या लिंक यूटिलाइजेशन सही कैसे हो गया। देखो, एक आदमी वेट करेगा तो औरों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। तो यहाँ पे इस तरह से जैसे हमने देखा था कि मक्स में क्या होता है कि इनपुट हमारे पास कई तरह के इनपुट हैं, और ये कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि जब तक हमारा बफर साइज जो है स्मॉलर देन विंडो साइज है, तो वेट करेगा। अगर एक वेट करेगा तो दूसरा आराम से इस चैनल के थ्रू पहुंच सकता है ना, तो दूसरे को चांस मिलेगा। तो नेगल सजेस्टेड दैट, अगर लास्ट पॉइंट भी लिखा हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, तो नेगल सजेस्टेड दैट सेंड द फर्स्ट बाइट एज इट इज, जितने हैं उस फर्स्ट बाइट को भेज दो, एंड स्टार्ट बफरिंग द रिमेनिंग डेटा, बाकी डेटा को बफर करो। वंस द एक्नॉलेजमेंट हैज रीच द सेंडर, एक बार एक्नॉलेजमेंट पहुंच गई सेंटर को, कंपेयर द बफर साइज विद विंडो साइज। एक बार सेंटर को एक्नॉलेजमेंट पहुंच गई तो विंडो साइज से कंपेयर करो। अगर हमारा बफर साइज छोटा आ रहा है विंडो साइज से, तो सेंटर को वेट करना पड़ेगा जब तक बफर साइज इक्वल ना आ जाए विंडो साइज की, देन स्टार्ट करना पड़ेगा ट्रांसमिटिंग डेटा को। वही जो मैंने बोला। क्लार्क ने क्या सजेस्ट किया कि भाई डिले करो एक्नॉलेजमेंट को, जिससे कि पैरेलली द रिसीवर विंडो साइज इंक्रीज होगा अलॉन्ग विद द बफर, सो द प्रॉब्लम ऑफ सिली विंडो सिंड्रोम विल बी फास्टली रिकवर। बफर डेटा के साथ, बफर साइड के साथ हमारा रिसीवर विंडो भी इंक्रीज होगा जब एक्नॉलेजमेंट रोक दी जाएगी, डिले कर दी जाएगी, तो इससे सिंड्रोम सॉल्व होगा। दिस सॉल्यूशन विल बी अप्लाइड ओनली फॉर एप्लीकेशन विच आर जनरेटिंग डेटा स्लोली। ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन उन्हीं के लिए लगेगा जो डेटा स्लोली जनरेट कर रहे हैं। जब हमारा बफर साइज स्मॉलर देन रिसीवर विंडो साइज है, तो सेंटर प्रोसेस हैज़ टू वेट, सेंटर को वेट करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे, ड्यूरिंग द टाइम, इट इज़ गिविंग चांस टू अदर प्रोसेस टू ट्रांसमिट डेटा, बाकी प्रोसेस कर सकते हैं ट्रांसमिट करना है, तो कोई लॉस नहीं है, ये अच्छी बात है। तो अगर तुम धीरे काम कर रहे हो तो और वो इंटरफेयर मत करो, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आज के लिए।